गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। इस शो में आपको कहते हैं खुश आमदीद। और सबसे पहले मुबारकबाद हम पेश करेंगे पाकिस्तान को, हमारे तमाम इदारों को जिन्होंने 9th OIC की खवातीन से मुतालिक वजारती कॉन्फ्रेंस का 2 रोज़ ज़बरदस्त अंदाज से उसको अरेंज किया और अब जो उसका एलामिया है वो जारी हो गया है। आज हम उससे मुतालिक बात भी करेंगे कैसे खवातीन की सोशल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, इकनॉमिक लेवल पर जो उनकी शमूलियत है उस पर बात की गई है और तमाम रुकन ममालिक पर जोर दिया गया है। बिलखुसूस जो देही इलाकों में रहने वाली खवातीन हैं उनसे मुतालिक की बात की गई है। कैसे जो एक गैप है जो कि वहाँ पर ज़्यादा फील होता है, ज़्यादा फेस करना पड़ता है खवातीन को व्हेन इट कम्स टू डिजिटल स्पेसेस, तो वहाँ पर कैसे खवातीन को एम्पावर करना है, कैसे उनके लिए स्किल्स पर काम करना है, कैसे उनको भी इस मेन स्ट्रीम में लेकर आना है। एजुकेशन की बात की गई है कि किस तरह से उसकी रसाई सब खवातीन को होना, हमारी बच्चियों को होना, वो कितने इम्पॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो डिजिटल स्किल्स की बात की गई है कि डिजिटल नॉलेज होना, डिजिटल स्किल्स होना, वो हमारी जो बच्चियां हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ुसूसी तौर पे जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर जो ख़वातीन हैं उन पर जो है वो ज़्यादा फोकस किया गया है कि उनको हर तरह से बाइख्तियार बनाना है। एंड नॉट जस्ट इन एजुकेशन, नॉट जस्ट इन टेक्नोलॉजी, बट इन पॉलिटिक्स एज वेल, इन सोशल वर्क एज वेल, कि किस तरीके से उनको साथ लेकर चलना है और इस हवाले से उनके लिए काम करना है। एब्सोल्युटली। और एक नया जो इनिशिएटिव है वो लिया गया है कल इस OIC की कॉन्फ्रेंस में, एंड दैट इज़ इस्लामाबाद इनिशिएटिव बराए ख़वातीन। यानी डिजिटल शमूलियत के लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म जो OIC ने रेडी करना है और ये रज़ाकाराना तौर पर प्लेटफॉर्म होगा। जैसा सबीना आपने जिक्र किया, उसमें ज़रा स्टेम एजुकेशन भी है, उसमें AI की बात भी है, डिजिटल जो ख्वानदगी है उसको बढ़ाना है। जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो गैप है मर्दों और ख़वातीन के दरमियान वो जनरली भी हमें नज़र आता है, वो लीडरशिप पोजीशंस में भी नज़र आता है, फ्रॉम डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल सेटअप वहाँ पर नज़र आ रहा होता है। ऑलरेडी वो स्ट्रगल कर रही होती हैं, लेकिन बिलखुसूस ये जो AI और स्टेम एजुकेशन और जब हम डिजिटल स्पेसेस की बात करते हैं तो उनको सेफ स्पेस प्रोवाइड करना इस ये जिम्मेदारी है बहरहाल तमाम हुकूमतों की। और इसमें एक चीज़ इस पर जोर दिया गया है कि जो भी देही इलाके हैं वहाँ पर जो इंटरनेट की फैसिलिटी है उसको और बेहतर किया जा सके। डोमेस्टिक वायलेंस के जितने केसेस होते हैं, साइबर हरासमेंट के जितने केसेस होते हैं, जो हम ऑनलाइन हरासमेंट भी हम कह रहे होते हैं कि ऑनलाइन हरासमेंट, इस तरह के जितने केसेस होते हैं, तशद्दुद के जितने केसेस होते हैं, इस हवाले से भी कवानीन को बेहतर बनाने की बात की गई है, इक़दाम लिए जाने की बात की गई है कि मज़ीद इसके हवाले से जो इक़दाम हैं उनको मजबूत होने की बहुत बहुत ज़रूरत है। सो ये स्पेसिफ़िकली इस चीज़ को मेंशन किया गया जिस पे मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि जब भी हम कभी भी बात करते हैं ना ख़वातीन से मुतल्लिक, तो हम अब एजुकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर भी बात होती है, लेकिन स्पेसिफ़िकली डोमेस्टिक वायलेंस की बात नहीं होती है। जिस तरह से उन पर तशद्दुद किया जा रहा होता है या हम ऑनलाइन हरासमेंट की बात करते हैं, उसके हवाले से स्पेसिफ़िकली इस तरह से बात नहीं होती है जो कि इस मरतबा OIC में हमने देखा है। और इसके अलावा किसी भी तरह का जो डिफरेंस है जिसकी बेस पे ख़वातीन को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा या फिर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाएंगी, उसमें लाइक ऑब्वियसली ख़वातीन से मुतालिक है तो अक्सर ये होता है कि जेंडर बायसनेस आ जाती है कि ये काम वो नहीं कर सकती हैं, वो काम वो नहीं कर सकती हैं, शायद फाइनेंस में ख़वातीन की जगह नहीं है या वो शायद ये ज़िम्मेदारी नहीं ले सकती हैं। सो इस हवाले से बात की गई है कि कोई भी इम्तियाज़ी सलूक जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस हवाले से भी कवानीन जो हैं वो बनाने की बहुत बहुत ज़रूरत है। इस्लामोफोबिया, नस्ल परस्ती, इसकी बेस पर भी अगर ख़वातीन को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाएंगी तो तब भी कवानीन को बेहतर बनाया जाएगा, उसको बनाने का प्लेज लिया गया। एब्सोल्युटली। एंड लास्टली जो OIC के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल सफ़ीर डॉक्टर तारिक अली साहब हैं, उन्होंने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, शुक्रिया अदा किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का। और इसके साथ साथ जो उन्होंने बात की कि जो यहाँ पर एलामे जारी किया गया है जिस पर अब बात हो रही है, तो ये जो रोड मैप सामने रखा गया इस पर सब ने मिलकर काम करना, ये तावन बहुत ज़रूरी है। एंड एट द एंड ऑफ दैट ये दुआ भी की गई कि जो मुस्लिम उम्मा है इसका इत्तेहाद, ये गानगत ये रहे, इस पर हमने काम करना है ताकि मिलजुल कर ये जो समझते हुए कि जो हमारे चैलेंजेस हैं बिलखुसूस ख़वातीन के उनको उसको कैसे हमने ठीक करना और ये है। सारे चैलेंजेस जो हैं वो बहुत हद तक कॉमन है। हम अक्सर बात करते हैं ना ये हमारे मुल्क में होता है या हमारी सोसाइटी में होता है, नो,
आप हिस्ट्री देखें, आप लिटरली आप कुछ मूवीज़ निकाल के देखते हैं, आप उसमें भी इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है। आप हॉलीवुड की मूवीज़ की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हर तरीके से आर्ट के थ्रू या मैसेज दिया गया है कि ये चीज़ सदियों सालों से चलती आ रही है, जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो ये एक ऐसा मामला है जिसमें सबको साथ मिल के बैठना है, एक बाहमी ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सब कॉपरेट करके चलें। तो इन्हीं चीज़ों पे फोकस किया गया है कि हम ख़वातीन, हमारी बच्चियों की ज़िंदगी बहुत बेहतर बना सकते हैं अगर तमाम ममालिक इसी तरह से आगे चलकर उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनको बहबूद बाख्तियार के लिए। बनाने के लिए जो मजीद ताउन है उसको जारी रखने पर इतफाक़ किया गया है। अभी हमें बढ़ना है आगे एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे कुछ और मौज़ूआ जिस पे हम करेंगे बात कि कैसे हमारे डिफरेंट डोमेन में काम करने वाले अपने अपने तई जो कंट्रीब्यूशन लेकर आए हैं, उस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ क्या कर रहे हो? सेट कर रहा हूँ, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। फ्रॉम नेस्ले। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? वो टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज़, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। हर इंसान के पास एक कहानी होती है, कामयाबी की, मोहब्बत की, कुर्बानी की, और हर कहानी सुनने के लायक होती है। द नाइट शो में हम सुनेंगे वो कहानियां जो दिल को छू लें। मैं हूं फराह सादिया और होगी आपसे मुलाकात द नाइट शो में। सिर्फ एक कप? खुद ही तो महंगाई लगे रहते हो, मैंने सोचा थोड़ी बचत कर लूं। मतलब 2 लोग एक ही कप में पिएंगे? नहीं, आप देखेंगे। मुझे पता था। क्या करूं, इससे बनते ही 2 कप हैं। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। फ्रॉम नेस्ले। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू, और ये माउंटेन ड्यू। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? वो टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज़, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। जमाना बदल रहा है। पहले बड़े पढ़ाते थे बच्चों को और अब बच्चे जानते हैं बड़ों से ज्यादा। लेकिन कैसे? So are you guys excited to meet our छोटे एक्सपर्ट? जानने के लिए देखिए हमारा नया गेम शो, खेल नहीं बच्चों का।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे डिसरिस्पेक्ट की। ये जो एक मामला होता है ना कि अक्सर आपको महसूस होता है किसी की गुफ्तगू में, किसी डीलिंग में, किसी ऐसे मामले में कि जब आपकी इज्जत नफ्स मजरूह या इज्जत पे आंच आई है, किसी ने डिफेम किया है, किसी ने डिफेम किया है, सोशल मीडिया पर किया है, फैमिली में किया है, प्रोफेशनल सेटअप में किया है, आपके हवाले से कोई ऐसी चीज़ सामने आ गई है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके लिए आगे चल के मसला हो जाएगा, इज्जत पर बात आ गई है, आपके कैरेक्टर पे बात आ गई है आपके, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? कौन कौन से फॉरम्स होते हैं जहां पर आप रुजू करते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान का कानून आपको प्रोटेक्ट करता है? कैसे स्टेट ऑफ पाकिस्तान आपकी रिस्पेक्ट को इंश्योर करती है? आज इस मौजू पे हम बात करेंगे बिकॉज बहुत से लोगों को इस कानून से मुतालिक नहीं पता, बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि कैसे परसू किया जाता है। तो इस मामले पर डिस्कस करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है कानूनदान है अफजल खान जदून साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अफजल साहब बहुत शुक्रिया। पहले इस कानून को ज़रा अगर एलैबोरेट कर दें, क्या है हद इज्जत का कानून, क्या है पाकिस्तान में? बेसिकली सबसे पहले तो इसके मीनिंग्स को समझना ज़रूरी होगा। बेसिकली कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसे लफ्ज़ या कोई ऐसी कहानी किसी एक शख्स के मुतालिक जो झूठ पे मबनी हो, इसमें जो अहम बात यह है कि वो अगर आपस में बात करते हैं दो अफराद तो वो डेफमेशन में या हद के इज़्ज़त में नहीं आता। हद के इज़्ज़त उस वक्त स्टार्ट होती है कि सबसे पहले वो क्लेम, वो बयान, वो बयानिया, वो बात, वो कहानी वो झूठी हो, और दूसरा ये कि वो किसी थर्ड पर्सन को कम्युनिकेट की जाए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पब्लिक एट लार्ज को बताई जाए या किसी एक फर्द को बताइए, किसी एक थर्ड पर्सन को बताइए। उसका मकसद ये हो कि उसकी नज़र से ये बंदा गिर जाए, उसकी नज़र में इसकी इज्जत में कमी आ जाए। तो वो झूठा बयानिया जो किसी तीसरे बंदे को कम्युनिकेट करना, आम तौर पे एक कन्फ्यूजन पाई जाती है कि दो बंदे जब आपस में बात करते हैं और कोई ऐसी बात होती है जो बात इसके शायान शान नहीं होती, तो उसको भी लोग कहते हैं ये डेफेमेशन में नहीं आता। हद की इज़्ज़त होती उस वक्त है जब ये बात किसी थर्ड पर्सन को कम्युनिकेट की जाए। अब कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ ज़राए हैं, उसमें लाजमी नहीं कि कहा जाए, लाजमी नहीं लिखा जाए, इवन के वो साइंस करेगा, कोई तस्वीर भेज देगा, कोई इशारा कर देगा। सपोज़ किसी महफिल में कोई ऐसी बात होती है चोरी से मुतल्लिक हो जाती है या कोई भी ऐसी बात होती है और कोई थर्ड पर्सन इशारा कर देता है कि ये फ़लाँ बंदा इसमें इन्वॉल्व है, वो इशारतन कह देता है या उस पर वो तस्वीर बना के भेज देता है। इस तरह का कोई साइन, कोई बात वो ज़ुबानी की जाए या तहरीरी की जाए, वो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हो, अपनी आवाज़ में हो, किसी और की आवाज़ में हो, किसी भी सूरत में अगर किसी तीसरे बंदे को कम्युनिकेट किया जाता है जिससे उसकी इज़्ज़त उसके नज़र में कम होती है, तो इसको डेफेमेशन। अच्छा, ये जो वर्बल है, तो हमारे यहाँ तो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना कि हम ग़ीबत नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ सच बता रहे हैं, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। हमारे माइंड में ये चल रहा था, हर तरफ हम देखते हैं, तो फिर तो हर कोई डिफेमेशन का केस फाइल कर सकता है। मतलब आई एम जस्ट क्यूरियस, क्योंकि अक्सर चीज़ें जो है वो आपको किसी के थ्रू पता चलती है कि किसी ने आपके बारे में ये बात की और आपको अपने बारे में बात खुद पता नहीं होती। इतनी झूठ पे मबनी बातें आप सुन रहे होते हैं। सो वर्बल जो आप किसी के बारे में बात करते हैं उसको कैसे आप कोर्ट में प्रूफ कर सकते हैं? क्या कोई तरीके होते हैं, हम कैसे गाइड कर सकते हैं लोगों को? इसमें जो ग़ीबत का वर्ड है, ग़ीबत बेसिकली ये होती है कि बेशक किसी के मुतालिक सच्ची बात हो लेकिन वो कम्युनिकेट की जाए उसकी बैक पे, ये ग़ीबत होती है। लेकिन डेफेमेशन ये है कि इसके लिए ग़ीबत और डेफेमेशन में फ़र्क है कि डेफेमेशन में झूठ मबनी होगा, जो एलिगेशन लगाया गया है, जो बयानिया दिया गया है, जो स्टेटमेंट दी गई है, वो झूठी होती है। ग़ीबत तो होता ही सच है, अगर वो झूठा कहेगा तो वो बहतान में आएगी, वो उसे ग़ीबत नहीं कहा जाएगा, वो बहतान में आएगी। अब ये कि इसमें बेसिकली जब वर्बल कहा जाता है तो वो तीसरा शख्स खुद या कोई सुनने वाले, वहाँ पे जो सुनने वाले होते हैं वो दो विटनेसेस के तौर पे आते हैं, वो दो आके बताते हैं कि मेरे सामने, अब ये कहते हैं कि फ़लाँ शख्स के सामने जब हम केस करते हैं उस केस में बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स के सामने मेरे अगेंस्ट ये फ़लाँ बात की जो झूठ पे मबनी थी, इस वजह से मैं डिफेम हुआ हूँ। तो इसमें वो क्लेम लेके कोर्ट में आ सकते हैं। इस पे दोनों प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, क्रिमिनल भी हो सकती है। इस पे ताज़ीरात पाकिस्तान में सेक्शन है 500, उसके तहत FIR इस्तगासा हो सकता है। और दूसरा जो अहम है वो है आप उससे क्लेम, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। इस जो लॉ की खूबसूरती ये है कि एक दफ़ा ये साबित हो जाए कि ये झूठ था और ये इसने कम्युनिकेट किया तीसरे शख्स को ज़ुबानी या तहरीरी या इशारतन, तो जब ये हो जाएगा तो समझा जाएगा कि जब कम्युनिकेट हो गया तो ये डिफेम हो गया। अब उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि ये भी बताया जाए कि मैं डिफेम हूँ,
सिर्फ ये है कि वो ये साबित हो जाए कि झूठ था और इसके मुतालिक वो झूठ कहा गया, तो डेफमेशन जो है वहाँ पे उसका इतलाक हो जाएगा। अच्छा, वैसे वो बन जाएगी। खामोश रहना भी नहीं चाहिए। अब ये कुछ अर्सा पहले की बात है, सबा कमर ने जिस तरह से स्टैंड लिया था कि उनके बारे में इस तरह की बात की गई थी जो कि झूठ थी। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर किसी के बारे में कोई सच बात भी है तो आपको क्या ज़रूरत है किसी की इज्जत पे बात करने की या किसी के पास्ट को उछाल के लाने की। बट एनी हाउ वो तो डिफेमेशन में आता था, वो डिफेम करने की कोशिश की थी, बट उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा, उन्होंने बताया कि मैं केस करूँगी और उसके बाद जाहिर है माफ़ी मांगनी पड़ी अगले शख्स को। खैर वो उन शख्स की तरफ से सिलसिला मैं देखा है कि कोई ख़ास नहीं रुका, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतरी ज़रूर आई है। तो देखें, थोड़ी बेहतरी हो लेकिन बेहतरी आना स्टार्ट हो जाती है। खामोशी का मतलब ये होता है कि आप बस चलने दे रहे हैं और आप उस बंदे को एक लेवरेज दे रहे हैं कि ठीक है आज मेरे बारे में, कल किसी और के बारे में बात हो जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बात करें ओवरऑल। बेसिकली हमें ना पाकिस्तान में टॉर्ट्स के जो लॉ हैं उनका इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लोगों को अपने मकाम का ही नहीं पता और उसके बाद उसको रेमेडीज़ का नहीं पता कि रेमेडीज़ क्या हैं। अब यह कि जैसे आपके प्रोग्राम के थ्रू हम पीटीवी के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये सुना जा रहा है, लोगों को जब ये पता चलेगा कि मेरे राइट्स हैं, किसी बंदे को इजाज़त नहीं कि मेरे अगेंस्ट कोई झूठा क्लेम इस तरह करे, झूठी स्टेटमेंट दे। अब जब ये होगा तो फिर वो क्लेम कर सकेगा। अब इसमें बेसिकली दो कवानीन, एक 2002 का डेफेमेशन ऑर्डिनेंस है, वो 2002 में बना है। अभी पंजाब में अलग से बहुत खूबसूरत कानून बन गया। पंजाब में वो जितनी कमियां 2002 के कानून में रखी गई थी, रह गई थी, वो यहाँ पे पंजाब में अभी जो कानून बना है उसके मुताबिक वो पूरी कर दी गई है। अब इसमें बेसिकली होता ही है कि जैसे ही किसी को ये पता चले कि मेरे अगेंस्ट कोई फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है तो वो कोर्ट में आके क्लेम कर सकते हैं। अब 2002 का जो स्पेशल लॉ था वो बना इसलिए था कि इससे पहले सोशल मीडिया नहीं था। उसके बाद यह आया कि कोई न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, किसी सोशल मीडिया फोरम पे, व्हाट्सएप या किसी के थ्रू जब वो कम्युनिकेट करता है तो डेफेमेशन ऑर्डिनेंस के तहत एक नोटिस भेजना पड़ता है। वो जो प्रोसीजर था कि पहले सेक्शन 8 का नोटिस भेजना पड़ेगा, ये अक्सर गलती लोग कर देते हैं जिसकी वजह से वो क्लेम में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते कि उन्होंने पहले नोटिस भेजना है कि पहला स्टेप नोटिस है। पहला स्टेप नोटिस है। ये 2002 के तहत है, ये पूरे पाकिस्तान में लागू है। ठीक है, यानी कोई एफआईआर नहीं है, कोई और चीज नहीं है, सीधा सीधा आपने बाय लॉयर के थ्रू एक नोटिस भेज देना है। डिफरेंस मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक डिफरेंस ये है कि अगर आप सिविल रेमेडी, एक सिविल कोर्ट में केस करना चाहते हैं तो उसके लिए नोटिस का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जब डेफेमेशन ऑर्डिनेंस के तहत आएंगे फिर आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। डेफेमेशन ऑर्डिनेंस बेसिकली ये है कि आप, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सिविल में किसी भी जगह कोई स्टेटमेंट दे दी, वो जुबानी तौर पे हुई तो वो सिविल क्लेम होगा, लेकिन जब पब्लिकेशन होगी उसकी, जिसका प्रूफ नहीं है आपके पास, एज सच रिटन या प्रूफ भी हो सकता है, लेकिन अगर सपोज खत लिख के किसी को बता दिया गया या किसी के खिलाफ इश्तिहार छिपवा, एक पम्फलेट बनाया गया, उसको स्प्रेड कर दिया गया पब्लिक में, वो सिविल कोर्ट में जाएंगे। लेकिन जब उसकी पब्लिक थ्रू सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर या इवन के वो टीवी के ज़रिए किसी भी फोरम पे, जो सोशल मीडिया का फोरम है, अगर उसमें उसकी पब्लिकेशन होगी न्यूज़पेपर में, फिर डेफेमेशन ऑर्डिनेंस में। ठीक है, ये दो फर्क हैं जी। उसके लिए ज़रूरी है कि उसके लिए पहले सेक्शन 8 का नोटिस भेजेंगे, सेक्शन लीगल नोटिस जिसे आमतौर पे कहा जाता है। जब ये लीगल नोटिस जाएगा तो उसमें आप उससे कहेंगे या तो मुझे क्लेम दो, पहले एलिगेशन लगाएंगे, स्पेसिफिक एलिगेशन कि आपने ये बात मेरे ऊपर की, वो उस आपने ये मेरे अगेंस्ट जो बयानिया दिया ये झूठा था, इससे मैं डिफेम हुआ हूँ, आप मुझसे या माजरत करें तहरीरी तौर पे, या फिर उसके बाद ये ऑप्शन है। ये अच्छा, ये ऑप्शन देना भी लाजमी होता है कि या तो मुझसे माफी मांग लो या फिर ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल तो होते ही ऑप्शन है ना। ये बेसिकली है कि अगर मैं चाहूँ कि ये क्या उस शख्स के पास उसने ये ऑप्शन देनी ही देनी है कि या तो मुझसे माफ़ी मांग लो या मैं कोई केस करूंगा, या कि वो सिर्फ दूसरे ऑप्शन पे जा सकता है कि माफ़ी वाला चक्कर कोई नहीं है? नहीं, वो से ये कहेगा कि मैं कोर्ट से बाहर भी आप मुझे रुजू करके, यानी जो डैमेजेस मांगे वो क्लेम कर लेगा कि मैं आपके अगेंस्ट केस नहीं करना चाहता, आप अपने जो ये मेरे डैमेजेस हैं ये मुझे आप पे कर दें। इसमें मैं, और उसमें होता है कि आप रिटर्न और ओरल दोनों सूरतों में माफ़ी मांगे जिन बंदों से। वो सेटिस्फेक्शन है सिर्फ क्लेमेंट की, जिसकी जो डिफेम हुआ है उसकी है, वो जैसे सेटिस्फाइड। कोई लिमिट होती है कि
ऐसे किसी भी केस में या कोई सेट किया गया हो कि आप इतना क्लेम कर सकते हैं किसी से? अच्छा, इसमें कोई लिमिट नहीं है। Okay. बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस है केस के बनाने में। ठीक। ये मैं खुसूसन वकला हजरात से कहूँगा, या जिसके साथ भी कोई फैक्ट्री है तो वो ये बताएगा कि उसकी वर्थ क्या है। अब मिनिमम क्लेम जो पंजाब में कानून बना है उसके तहत तो मिनिमम क्लेम जिस दिन ये प्रूव हो गया उस दिन वो 30 लाख रुपया मिनिमम क्लेम होगा, चाहे किसी का भी है। ओके। अगर उससे ये देखें, दो तरह के डैमेजेस हैं, एक है जनरल डैमेजेस, एक है स्पेशल डैमेजेस। जब जनरल डैमेजेस आप होंगे तो वो 30 लाख उसे मिलेगा। स्पेशल डैमेजेस होते हैं उसमें डिफरेंस होता है। स्पेशल डैमेजेस में जैसे कि पेशे के लिहाज से, तालीम के लिहाज से, मकाम के लिहाज से फ़र्क होता है। अब जैसे कि एक तालिब इल्म है उसके मकाम में और एक उस्ताद के मकाम में फ़र्क है। सिमिलरली एक अदारे के हेड के मकाम में या उस पर जो पोजीशन पे उसमें फ़र्क है। हमें ये प्रूव करना होता है कि स्पेशल डैमेजेस हमें क्या हुए। वो स्पेशल डैमेजेस जब होते हैं, एक इंटरेस्टिंग केस आपको बताता हूँ। मेरे पास एक केस आया, उसमें उसने ये बताया जी मेरा रिश्ता टूट गया इसकी वजह से। इन्होंने जब ये मेरे अगेंस्ट ये स्टेटमेंट दी है तो मेरे इन लॉस को जब पता लगी तो उन्होंने कहा ऐसे बंदे को तो हम अपनी बेटी का रिश्ता ही नहीं देते। अब ये इर्रिपेयरेबल लॉस था, अब इस लॉस को रिपेयर नहीं किया जा सकता। अब ये स्पेशल डैमेजेस में आएगा। सिमिलरली स्पेशल डैमेजेस में ऐसे भी होता है कि मुझे एक कंपनी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ या कोई और मेरा एग्रीमेंट हो रहा है। अब दूसरे बंदे ने मुझे डिफेम करने के बता दिया जी कि इसकी तो क्वालिटी में ही फ़र्क होता है या इसका कोई भी ABC कर दिया। अब वो यहाँ पे जब ऐसा क्लेम कोई आता है तो फिर मुझे वो जो लॉस होता है वो स्पेशल डैमेज, मिसाल के तौर पे 50 करोड़ रुपए की मेरी डील थी, वो इसके डिफेम करने की वजह से डील ख़त्म हो गई। अब वो डिफेम करने की वजह से डील ख़त्म हुई तो वो स्पेशल डैमेजेस में आएगा। सिमिलरली हम जब वो रेपुटेशन को करेंगे, मेजर करेंगे तो उस वक्त कोर्ट असेस करेगी। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसमें अगर हम अपने केस में वकला हज़रात जब क्लेम में वो प्रॉपर पैरास को ऐड करते हैं और उसमें अपनी वर्थ को पहले प्रूव करते हैं, फिर उस वर्थ के मुताबिक दिया जाता है। अब जो पंजाब का लॉ है ये मुख्तलिफ ये इसलिए कर दिया कि चाहे कोई भी है 30 लाख से कम उस पर डैमेजेस उसको नहीं मिलेंगे। लेकिन बाकी जो है 2002 का ऑर्डिनेंस उसमें ये स्पेसिफिक नहीं किया गया। तो उसमें आके ये कि जितनी वर्थ आप प्रूव करेंगे जर्नल और वो डैमेजेस स्पेशल डैमेजेस तो जितने प्रूव करेंगे उतना आपको क्लेम मिलेगा। ओके। और माफ़ी की सूरत में आप माफ़ी तो माफ़ी होती है, उसमें तो अगर वो छोड़ना चाहे तो वो उसे वेव ऑफ कर सकता है और वो सिर्फ जिस पे उसकी यहाँ पे ये है कि जो डिफेम हुआ है उस पर्सन की सेटिस्फेक्शन है, जैसे वो सेटिस्फाइड होता है, आउट ऑफ द कोर्ट होता है, कोर्ट के अंदर होता है, जिस तरह वो आके वो माफ़ी क्लेम करता है, माफ़ी मांगता है, उस पे वो सेटिस्फाइड हो जाता है। अच्छा, कितने केसेस अभी आ रहे हैं कोर्ट में? आप लोगों के पास कितने आते हैं? क्या मर्दों की तरफ से ज़्यादा तादाद है केसेस की या ख़वातीन की तरफ से? अच्छा, इसमें शऊर पे डिपेंड करता है। मैंने देखा है जिन लोगों को पता है वो आके क्लेम करते हैं, वो किसी को नहीं। लेकिन किन को शऊर है अभी ज़्यादा? हम कौन स्टेप ले रहे हैं अपने लिए, आगे बढ़ रहे हैं? ये डिपेंड करता है, इस पे कोई हम ये इसमें डिटरमिन नहीं कर सकते कि समटाइम्स बाज़ का ख़वातीन जो हैं उनको इस बात का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो ऐसा डेटा हमारे पास उस तरह से नहीं है कि ख़वातीन ज़्यादा है या मर्द ज़्यादा है, डिपेंडिंग ऑन देयर अवेयरनेस। ऑलराइट, राइट्स इक्वल हैं दोनों के, दोनों आ सकते हैं, दोनों उसमें जेंडर का कोई वो मामला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। टाइम क्या होता है? फॉर एग्जांपल आज किसी के साथ एक मामला हुआ है और वो 3 साल बाद जाके केस करना चाहे, क्या वो कर सकता है केस, या इसमें कोई टाइम लिमिट होती है कि इस अरसे के दौरान आपने वो केस करना होता है? ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अक्सर केसेस हमारे इस वजह से रह जाते हैं, जब हमें पता चलता है तो हम सोचते रहते हैं। इसमें जो अभी पंजाब का कानून बना है उसमें उन्होंने इसको 60 डेज़ कर दिया कि आपको जब नॉलेज हुआ कि आप बात नॉलेज की आ रही है, बात पब्लिकेशन की नहीं आ रही, या बात उस क्लेम की नहीं आ रही कि कब से हुआ, जब नॉलेज हुआ। मिसाल के तौर पे मेरे अगेंस्ट अखबार में इश्तिहार लग जाता है, किसी सोशल मीडिया पे, मुझे 2 साल नहीं पता चलता। 2 साल के बाद जब मुझे पता चलेगा, अगर आप पंजाब में केस फाइल करेंगे तो उस सूरत में और आप 60 डेज़ के अंदर करेंगे। अगर आप जा रहे हैं डेफामेशन ऑर्डिनेंस के तहत, उसमें आपके पास 6 मंथ है कि 6 माह के अंदर आप कर सकते हैं। अब पंजाब में भी ये हो सकता है,
यानी पंजाब में लोगों को 2 ऑप्शंस दे दिए गए, एक तो आप स्पेशल लॉ के तहत आ सकते हैं, दूसरा वो जो डेफेमेशन ऑर्डिनेंस उसके तहत आ सकते हैं, और तीसरा जो क्लेम सिविल क्लेम ही है वो सिविल कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। डिफरेंस क्या है, मैं डिफरेंस बताना चाहूँगा, वो ज़रूरी है। डिफरेंस ये है कि जो सिविल कोर्ट में आप क्लेम करेंगे उसकी प्रोसीडिंग जो है वो समरी ट्रायल नहीं होगी, फौरी प्रोसीडिंग नहीं होगी, जबकि ये दोनों बाकी जो पंजाब वाला और डेफेमेशन ऑर्डिनेंस है ये समरी प्रोसीडिंग होगी। अभी पंजाब ने तो इतना ज़बरदस्त कानून बना दिया है, उन्होंने ये किया कि जो क्लेम करेगा उसके अगेंस्ट ये नहीं होगा दूसरा आगे जवाब दावा दे देगा, वो पहले एप्लीकेशन देगा और वो अपना डिफेंस बनाएगा, वो लीव टू डिफेंड देगा जी कि मेरे पास ये प्रिविलेजेस मौजूद हैं या मेरे पास ये डिफेंस मौजूद है। अगर उसका डिफेंस वो प्रूव नहीं कर पाता तो सेकंड डेट पे ही वो उसके अगेंस्ट वो जनरल डैमेजेस का इतलाक हो जाएगा, फिर स्पेशल डैमेजेस को एविडेंस के थ्रू प्रूव करेगा, उसको राइट ऑफ डिफेंस नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और भी है कि अक्सर हम देखते हैं कि डिजिटल स्पेसेस में हरासमेंट हो रही होती है, उसमें तो नॉर्मली हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि केस NCCI के पास जा रहा होता है, या कि वो कोर्ट के पास जाने की ऑप्शन भी होती है उसमें? नहीं, उसमें स्पेशल जब भी कोई स्पेशल लॉ बन जाता है, स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बन जाते हैं, तो उनमें वो इख्तियार जो आम कोर्ट से उनका ख़त्म हो जाता है। उसमें आपके पास इख्तियार, क्योंकि स्पेशल लॉ बन गए, जब स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है जनरल लॉ पे, तो उस पर स्पेशल इस तरह के जो केसेस होंगे वो NCCA में जाएंगे, और बाकी जितने केसेस होंगे वो ऑप्शनल हैं कि आप पंजाब में करना चाहें, अगर पंजाब में हैं, अगर आप सिविल सूट करना चाहें, दूसरा आप स्पेशल वो फ़र्क ये है कि जुरिस्डिक्शन का फ़र्क है। सिविल केस आपका होगा सिविल कोर्ट में, फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रायल होती है उसकी सिविल कोर्ट होगी। जब आप डेफेमेशन ऑर्डिनेंस के जाएंगे थ्रू, उसकी ब्यूटी ये है कि वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज के पास लगेगा, उसका इख्तियार डिस्ट्रिक्ट जज के पास होगा, यानी एक उससे भी सीनियर अथॉरिटी जो उसके अगेंस्ट अपील, जैसे सिविल क्लेम होगा तो उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज का क्लेम होगा उसकी अपील हाई कोर्ट में जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, वो होगा भी विद इन 6 मंथ उसको डिसाइड कर देंगे। अच्छा, ये तो चले हम डिफेमेशन के मुतालिक आपने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया, आई थिंक वी हैव कवर्ड इट वेल। एक तो डिफेमेशन आपने बताया कि आपने किसी को डिफेम किया, जो चीज़ गलत है आपने वो बता दिया। हमने अक्सर देखा है कि लोगों के पास्ट को निकाल के सोशल मीडिया पे उछाल दिया जाता है, किसी पॉडकास्ट में कोई ऐसा पॉडकास्ट में कोई ऐसी बात हो जाती है कि अच्छा जी वो उसके तो मैंने इसके साथ ये देखा था वो देखा था। स्पेशली हमारी जो क्योंकि सोशल मीडिया पे हमने देखा ओवरऑल किसी भी तबके से हो फीमेल इजी टारगेट है, सो उसमें भी हमने यही देखा है कि बस पास्ट के बारे में बात कर दी गई, उससे भी किसी की पर्सनल लाइफ मुतासिर हो सकती है। क्या इस बारे में भी कोई कानून मौजूद है पाकिस्तान में? क्या इस हवाले से केस दायर किया जा सकता है? अच्छा, इसमें ना बेसिकली ये है कि दुरुस्त हर वक्त बार वक्त, दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। वेलकम बैक। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। कल से खबर जो है वो ज़ेरे बहस है। ज़ेरे बहस में इसलिए कहूँगी क्योंकि ज़ाहिर है डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं लोगों के और उनको एड्रेस करना भी ज़रूरी होता है ताकि एक थर्ड पर्सपेक्टिव मिल सके। बट पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ये खबर बहुत अच्छी लगी मुझे पर्सनली एंड शोएब, वी वर सो हैप्पी कि किस तरह से हमें अपने कंटेंट को ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज करवाना है। सो ऐसे ही आपको बताते चलें कि वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल साहब ने जो कल स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों को आलमी जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन तक लेकर जाना है, सो दैट पाकिस्तानी कंटेंट को ग्लोबल लेवल पर रिकग्निशन मिल सके। स्पेशली हम नेटफ्लिक्स के पर्सपेक्टिव से जो हम बात कर रहे होते हैं, सो नेटफ्लिक्स के साथ वो कहते हैं जी बातचीत चल रही है और ऑब्वियसली बहुत जल्द इसके हम बेहतर नताइज देखेंगे। वी आर सो होपफुल एज ए नेशन बिकॉज ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब ऐसे में बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं जी ABC के जी लोकल लेवल पे चीज़ों को लेकर चलना चाहिए एंड ऑल दैट स्पेसिफिक स्टेटमेंट, आई डोंट वांट टू कोट दैट, बट ये है कि आवाज़ें कहीं ना कहीं और ज़रूर रही हैं। बट वो लोग जो पाकिस्तान को प्रोग्रेस करना देखना चाहते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं, उन्होंने बड़ा इसको सराहा भी है। अब ये पाकिस्तान के लिए कितना खुशाइन स्टेप है,
और क्या हर्डल्स अभी भी, क्या चैलेंजेस हैं जो कि हम अभी भी देख रहे हैं, सो दैट हम अपने प्लेटफॉर्म को, अपने कंटेंट को नेटफ्लिक्स तक ले जा सकते हैं, उसमें रुकावट जो है वो पैदा कर रहे हैं, सो दैट हम इस पे के बारे में भी डिस्कशन ज़रूर करेंगे एंड देन एक थर्ड पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करेंगे, सो दैट ठीक है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट उस पर रिजिड रहना भी ज़रूरी नहीं होता, सो दैट हम एक पर्सपेक्टिव रखें ताकि हम भी पाकिस्तान को आगे रखते हुए फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकते हैं अपनी सोच के। एब्सोल्युटली। और हम ये भी सवाल रखेंगे कि जब हम देखते हैं ना, जब खेल भी सियासत की नज़र हो जाए दो मुल्कों के दरमियान, खुसूस एक मुल्क की हट धर्मी की वजह से, वहाँ पर होने वाली सियासत की वजह से, सो क्या वाकई उसने इतना ज़्यादा मुतासर किया है फिल्म इंडस्ट्री को, ड्रामा इंडस्ट्री को, कंटेंट को? आज हम इस पर भी बात करेंगे, चूँकि ये ज़रा ये इस पर बात हो रही है कि कैसे इंडिया में मौजूद होने की वजह से उन प्लेटफॉर्म्स की जो ऑफिस हैं थोड़ा सी उसमें एक इंडिया की तरफ से चीज़ें चली जाती हैं जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं। वी हैव विद अस क्रिटिक हारून शुएब, हमेशा उनसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट, और बिलखुसूस जिस तरह से हमें एक विल नजर आई कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत हम अपने कंटेंट को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक ले जाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, एंड वी आर वेरी क्लियर एट दिस लेवल कि हमें करना है ये। बहुत जी खुशाइन बात है, और मिनिस्टर साहब की ट्वीट मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने कहा फाइनली किसी ने ये टॉपिक भी उठाया और इसके तरफ देखा कि ये जो है ये बहुत एक अहम चीज़ थी जो कि बड़े अरसे से हम देख रहे थे, और एक फ्रस्ट्रेशन थी पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स में। और पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स लेट्स सेट द बेस ना कि पाकिस्तान का कंटेंट दुनिया के किसी भी कंटेंट से कम नहीं है। 1 अरब से ज़्यादा उर्दू बोलने समझने वाले लोग दुनिया में हैं, और वो पाकिस्तानी कंटेंट देखते हैं। अगर आप व्यूज़ देखें जो अभी यूट्यूब पे आते हैं हमारे ड्रामों के, जैसे ही एपिसोड अपलोड होता है तो आप देखते हैं कि जी वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की आबादी से कहीं ज़्यादा होते हैं। तो लोग हैं, पूरी दुनिया में हैं, पड़ोसी मुल्क में भी हैं, रीजन में भी हैं जो कि उर्दू बोलते समझते हैं, और वो VPN लगा के भी पाकिस्तानी ड्रामा नहीं छोड़ते हैं। तो वो जो मिनिस्टर साहब ने कह दिया ना, तो बड़ा अच्छा लगा, और उन्होंने बिल्कुल एक ओपन स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी हम उनके साथ भी बात करेंगे, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या OTT प्लेटफॉर्म्स जो कि हिंदुस्तान में ज़ाहिर है कि उन्होंने अपना बेस बनाया हुआ है, और उसकी वजह से वो एक इन्फ्लुएंस में रहते हैं कि वो पाकिस्तानी कंटेंट नहीं उठा रहे हैं, या जितनी डिमांड है या जितनी मकबूलियत है वो ज़ाहिर है कि उस प्लेटफॉर्म पे नज़र नहीं आती। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम अपना भी कोई प्लेटफॉर्म बनाने के बारे में सोच रहे हैं और बनाएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छी बात है जी, बिल्कुल इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई थिंग। डिमांड डेफिनेटली है, सप्लाई के ऊपर ज़ाहिर है कंट्रोल एक उन्होंने एग्जर्ट किया हुआ है अपना इन्फ्लुएंस के साथ, लेकिन इंशाल्लाह हम उसको भी ब्रेक करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत डिमांड है पाकिस्तान के कंटेंट की। पाकिस्तान के एक्टर्स जो हैं वो जाने माने जाते हैं, यहाँ से लेकर बांग्लादेश तक आप देखें, जब हानिया जाती हैं या बिलाल अब्बास जाते हैं तो उनको लोग पहचानते हैं। इसी तरह माहिरा खान जो है उनकी मकबूलियत, या फवाद खान की मकबूलियत जो है उससे कौन इनकार कर सकता है? जो उर्दू बोलता है समझता है, चाहे वो उसको कुछ भी कहे उस जबान को, लेकिन वो इन फनकारों की मकबूलियत से इनकार नहीं कर सकता। और फिर कहानी जो है हमारी, जो रियलिज्म हमारे ड्रामों में नजर आता है, वो भी दुनिया कहती है कि यार उधर के लोग भी, उधर के एक्टर्स भी कहते हैं कि वी विश कि ये रास्ते खुले होते तो हम पाकिस्तान के ड्रामों में काम करना प्रेफर करते, क्योंकि जिस किस्म की अदाकारी का मार्जिन, जिस किस्म की किरदार निगारी वहाँ नजर आती है, वो आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स हैज बीन एबल टू क्रैक इट। डश नहीं होता। हाँ, वो कुछ भी नहीं होता, वो सेंसेशनलिज्म नहीं होती है। और अब मुझे हारून इस पे भी मैं चाहूँगी आप ज़रूर कमेंट करें, किस तरह से अब हम सब्जेक्ट उठाते हैं, उस पर ड्रामा लिखा जाता है, और इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे सोशल इश्यूज हैं जिनको कवर करने की कोशिश की जा रही होती है। अब हम भी शायद बड़ा कम वो सोप देख रहे होते हैं कि जी सास बहू के ड्रामे एंड ऑल दैट, बट वो भी क्योंकि जाहिर है एक इंटरेस्ट है, उसको भी हम बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट सास बहू के होते हुए सब्जेक्ट होता है। मैं यही बात कर रही हूँ कि अब किस तरह से एक सोशल इशू को एड्रेस किया जा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही सबीन, और मैं देख रहा था अगेन ये हम कंटेंट जो बनाने वाले हैं उनके लिए भी एक सोचने का मौका है कि अगर हम इंटरनेशनल किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं तो आप ये देखिए कि कहानियों की जो नौयत है और जो उनकी एक रेंज है वो कितनी वसी हो जाती है। हम जहां आपने सास बहू की हम अक्सर बात करते हैं, और ये बात बहुत कही जाती है कि सास बहू का ड्रामा, उसके अंदर भी बहुत से पहलू निकल सकते हैं। हमने देखा जमा तकसीम आपने देखा, नई जनरेशन के अलग मसाइल हैं, अब सिंगल यूनिट फैमिलीज हैं, उनके अपने चैलेंजेस हैं, तो वो सास बहू से कहानी बहुत आगे इवॉल्व हो चुकी है और हमारे ड्रामों में गाहे बगाहे नजर भी आती है। लेकिन मैं सोच रहा था कि कौन से जॉनरास हैं जिनके ऊपर अभी पाकिस्तानी जो
कंटेंट क्रिएटर्स हैं या ड्रामा मेकर्स हैं वो उनके बारे में नहीं सोच रहे। तो ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज़ मुझे याद आई हिस्टोरिकल्स, हम हिस्टोरिकल्स नहीं बना रहे हैं, पीरियड फिल्म्स या पीरियड ड्रामास जो हैं वो नहीं बन रही कि हम अपनी तारीख से बहुत सारी कहानियां ले सकते हैं जिनके पर बहुत खूबसूरत तरीके से ड्रामा क्रिएट हो सकता है। अब देखें, अब ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ड्रामा चल नहीं सकते। हमने देखा है कि बिल्कुल हमने देखा है, मिसालें हमने देखी पीटीवी पे चलते हैं टर्किश ड्रामे डब होके। हमने देखा है कि लोग हिस्ट्री में कितना इंटरेस्ट लेते हैं। क्या सक्सेसफुल मॉडल है। और आई थिंक हमारे पास प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास कहानियां भी हैं, एक्टर्स भी हैं, तो हम बिल्कुल हिस्टोरिकल्स की तरफ देख सकते हैं। डिस्टोपियन कहानियां जो हैं, जिस तरह हम आजकल नेटफ्लिक्स की आप लोग बात कर रहे हैं, तो हर दूसरी सीरीज में आप देखते हैं कि ऐसा फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया जाता है जो कहीं कोई मौका, कोई टाइम, कोई मकानो जमान के कैद में नहीं होता। तो वैसी कहानियां हम अभी तक नहीं बना रहे हैं। साइंस फिक्शन हमने नहीं बनाई है। थ्रिलर के ऊपर हम कभी कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन उस लेवल का उतना बड़ा थ्रिलर हम कभी एक्सप्लोर नहीं करते। तो ये वो जॉनरास हैं जिनकी तरफ हमने नहीं देखा है, लेकिन मेरे ख्याल में देखने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक जब हम इंशाल्लाह स्टेज खुलता है और हम जाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, चाहे वो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हो, नेटफ्लिक्स की आपने बात की, प्राइम हो, और भी हैं, HBO है, हुलू है, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। उस पर कंसिस्टेंटली अच्छा कंटेंट हमने देना है, हम उसके लिए तैयार होने चाहिए, और हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि जी हमने दुनिया को दिखाना है कि हमारा जो ड्रामा है जब वो इतने वो उस लेवल पर है। वो उस लेवल पर है। हम अपने कंटेंट की सिर्फ तारीफ नहीं कर रहे, दुनिया तारीफ करती है उस कंटेंट की। स्पेशली जब हम अपने ड्रामा इंडस्ट्री की बात करते हैं, हमने बड़ा इवॉल्व किया है अपनी ड्रामा इंडस्ट्री में। सबीन ने भी जिस तरह का आप सब्जेक्ट बेस्ड ड्रामाज आना शुरू हो गए हैं। वी हैव फाइन एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स एज वेल। आपकी नज़र में वजह क्या है? हम OTT प्लेटफॉर्म्स पर जगह क्यों नहीं बना सके? क्या वजह वही है जो हम इससे पहले इंट्रो में बात करते हैं, पॉलिटिक्स, इंडियन हेजमनी? बिल्कुल ऐसे ही है जी। उन्होंने एक अपनी मोनोपोली क्रिएट की हुई है, क्योंकि वो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। वो जाहिर है एक बड़ी मार्केट है, वहाँ पे कंटेंट भी ज़्यादा क्रिएट होता है, तो उन्होंने जो है वो अपना बेस इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से हिंदुस्तान में बनाया है। और उसके बाद हिंदुस्तान, आपको पता ही है कि आजकल वहाँ पे कितनी कंट्रोल्ड किस्म की एक गवर्नेंस सिस्टम चल रहा है, तो उन्होंने जो है वो उनको बिल्कुल इस तरह प्रेशराइज किया हुआ है। आप देखिए कि अगर उनकी फिल्मों को देख लें आप, अभी रिसेंटली एक मिसाल है हमारे सामने कि किस तरह 2 दिन के अंदर उन्होंने OTT से हटवा दी वो फिल्म, क्योंकि वो जो इस वक्त जो हुकूमत है उसके पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट थी वो फिल्म, और तारीखी हकायक को बहुत सच्चाई के साथ बयान कर रही थी। तो ये जो है ये हमें पता ही है कि ये क्या गेम चल रही है। और जिस तरह आपने पहले कहा था कि स्पोर्ट्स से लेकर कल्चर तक जो है ना, वो हर जगह सियासत को उन्होंने घुसा लिया है। तो फिर उनके लिए जो है वो हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। लेकिन नहीं, बट माय क्वेश्चन इज OTT प्लेटफॉर्म्स ब्लैकमेल क्यों हो जाते हैं? जस्ट बिकॉज उनके ऑफिसेज वहां पर मौजूद हैं, इसलिए बिकॉज दे आल्सो नीड गुड कंटेंट एंड व्हेन दे हैव इट, तो आई थिंक वो इनर्शिया तोड़ने वाली बात है कि वो एक इनर्शिया क्रिएट कर लिया है क्योंकि हिंदुस्तान ने, तो वो वहां पे अभी वो एक्सपेरिमेंट करते हुए घबरा रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म्स। जिस तरह मिनिस्टर साहब ने अपनी ट्वीट में भी रेफरेंस किया है कि उनसे बात भी हो रही है, लेकिन साथ ही मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम फिर उन्हीं के ऊपर तकिया करें। अगर ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो हमारी बात नहीं सुनते हैं या हमारी वैल्यू नहीं करते हैं, तो हम अपना प्लेटफॉर्म बना लेंगे और हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अपना कंटेंट जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए तैयार होंगे। और आई थिंक ये भी एक पूरी बहुत अच्छी कोशिश होगी, और इसके ऊपर और भी लोगों ने बात की है। अभी हम रिसेंटली देख रहे थे कि महरीन जब्बार साहिबा, जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी जानी मानी यंग डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छी कहानियां दिखाती हैं स्क्रीन के थ्रू, उन्होंने भी इसके ऊपर रेफरेंस किया और उन्होंने भी साफ अल्फाज में ये कहा, हालांकि शी इज़ इंटरनेशनली बेस्ड, उनका काम जो है वो वर्ल्ड क्लास काम होता है, बाहर से पढ़ के उन्होंने ये काम शुरू किया है। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि पॉलिटिक्स के अलावा ये कुछ नहीं है, ये पॉलिटिक्स ही है जिसकी वजह से जो है अभी तक OTT प्लेटफॉर्म्स जो है वो पाकिस्तानी कंटेंट, क्योंकि उसकी मकबूलियत में, उसके फॉलोअर्स में, उसके व्यूज़ में, आप यूट्यूब के ऊपर देख लीजिए, तो वो इस वक्त पाकिस्तान में 1 मिनट के अंदर 8 घंटे से ज्यादा का कंटेंट यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो रहा है। 1 मिनट के अंदर 8 घंटे से ज्यादा अपलोड हो रहा है। जाहिर है उसमें हर तरह का कंटेंट है, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामे, जिस तरह मैंने कहा, आज आप एपिसोड अपलोड करते हैं, कोई भी चैनल हो, ये जो 2-3-4 बड़े चैनल हैं हमारे जो कि ड्रामे के अंदर काम कर रहे हैं, आप अगले दिन सुबह देखिए तो उसके व्यूज जो हैं वो लिटरली काउंटर की तरह जो है ना, वो बढ़ते जा रहे होते हैं, वो चल रहे होते हैं। वो जाहिर है कि वो पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से आप देखिए, पाकिस्तान के स्केड्यूल के हिसाब से देखिए,
ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पाकिस्तान से ही देखे जा रहे हैं, वो पूरी दुनिया से देखे जा रहे हैं। अच्छा हारून, क्या चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमें बेहतरी की भी साथ साथ बात करनी है। जहाँ पर हम कंटेंट देख रहे हैं ओवरऑल, यकीनन हमारा कंटेंट क्वालिटी वाला कंटेंट है, जिस तरह हमने ओवरऑल बात भी की, बट क्या प्रोडक्शन वाइज हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं? हम नए एक्टर्स को ला सकते हैं? ये कितना ज़रूरी हो गया है कि अब जब हम OTT प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो हम एक नई सोच के साथ भी जाएं, कुछ नए लोगों के साथ, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के साथ भी जाया जा सकता है। क्या बेहतरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बहुत अच्छा पॉइंट है सबीना आपका, और थोड़ा सा मैंने इससे पहले बात की कि एक तो मौज़ूआत, जॉनराज हम एक्सप्लोर करें जो कि अभी तक हम शायद उस तरह नहीं देख रहे। दूसरी बात ये कि आइडेंटिटी, पाकिस्तानी ड्रामे की मकबूलियत की वजह क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। उसकी मकबूलियत की वजह यह है कि कहानी जो है वो आप चाहे फैमिली जो है वो पाकिस्तान में हो, इंग्लिस्तान में हो, कहीं भी हो, फैमिली यूनिट की एक सैंक्टिटी होती है। पाकिस्तानी ड्रामे में वो सैंक्टिटी अभी तक बरकरार है। अगर आप कहीं भी इंटरनेशनल कंटेंट देखें तो उसके ऊपर आपको रेटिंग लिखी हुई नज़र आती है, और वो जाहिर है कि वो एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी ऑडियंस मिस आउट हो जाती है। पाकिस्तानी ड्रामा जो है आम तौर पे वो एक वाइडर फैमिली ऑडियंस के लिए बनाया जाता है और देखा जाता है। तो ये चीज़ हमें बरकरार रखनी है, ये कीमती चीज़ है। इसी तरह जिस तरह मैंने कहा मौज़ूआत के हवाले से हम बिल्कुल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसी तरह आपने प्रोडक्शन वैल्यू की बात की, मेरे ख्याल में प्रोडक्शन वैल्यू में कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा हमें सिर्फ ये कदम जब हम इंशाल्लाह लेंगे, ये नेक्स्ट स्टेज पे हम जब जाएंगे, तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने मौज़ूआत को, कहानियों को बैनुल अक़वामी लेंस से भी देखें कि ठीक है वो अब जैसे साउथ कोरियन ड्रामे की हम बात करते हैं, बहुत पॉपुलर है। हाँ जी, जेन ज़ी तो बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल वो अभी रिसेंटली मैंने वो देखा, लाइफ व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स, कहानी है, इंटरजेनरेशनल कहानी है, फैमिली की कहानी है, उसकी स्ट्रगल्स हैं, गांव से लेकर शहर तक आने की कहानी है। इतनी खूबसूरत कहानी जिसमें 3 नस्लें हैं, नानी है, माँ है और बेटी है, और वो इतनी खूबसूरत तरीके से कहानी बयान की गई है कि मेरे ख्याल में, मैं पहले बड़ा स्केप्टिक था, मैंने कहा जी मैं आमतौर पे कोरियन कंटेंट नहीं देखता हूँ, लेकिन जब मैंने देखना शुरू किया आई गॉट ग्लूड ऑन टू इट। अच्छा, वैसे अरुण, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जो स्टोरी है वो उनकी कभी कोई डिफरेंट नहीं लगती, नहीं, बहुत मुश्किल से डिफरेंट होती है कोई, क्योंकि वो लव स्टोरी ज्यादा होती हैं, उसमें लव स्टोरी ज्यादा दिखाई भी होती है ओवरऑल जिस पे चल रहे होते हैं, लेकिन वही एक चीज होती है कि उन्होंने ना एक हीरो को बताया होता है, बड़ी प्यारी प्यारी। पॉइंट क्या मैं रेज करना चाह रही हूँ यहाँ पे, देखें क्यों हम भी रुक जाते हैं उस स्टोरी के ऊपर, कुछ डिफरेंट होती है कि ना, लेकिन बट इतना आपको डिफरेंस नहीं दिखाई देता। हम रुकते हैं प्रोडक्शन क्वालिटी की वजह से, इतने अच्छे तरीके से उसको प्रोड्यूस किया हुआ होता है, एक एक सीन बिल्कुल इतना जबरदस्त कि आप रुक जाते हैं और आपका दिल करता है बस आप अगली एपिसोड देख, एक सीजन आप 2 दिन में बैठ के खत्म कर देते हैं। मैं अभी ऑलरेडी रेडी हूँ दोबारा वो सीजन देखने के लिए। मैं आपको जो बिल्कुल सबीन ने सही कहा, खूबसूरत तरीके से कहानी सुनाई जाती है, और अगेन ह्यूमन इमोशंस, देखिए वो यूनिवर्सल हैं। ह्यूमन इमोशंस के ऊपर तो ये नहीं हो सकता कि रीजनल है, इस मुल्क के हैं उस मुल्क के नहीं है। वो माँ बेटे का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, वो इंटरजेनरेशनल कहानी जिस तरह मैंने कहा, वो रोमांस हो, जाहिर है कि मियाँ बीवी का रोमांस है, एक लड़का और लड़की हैं जो मोहब्बत करते हैं और फिर शादी करते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी किन नशेब फराज से गुजरती है, वो हम सब की कहानियाँ हैं। तो कहानी रिलेटेबल होनी चाहिए, जिस तरह मैंने कहा आपने इंटरनेशनल ऑडियंस को हुक करना है, तो फिर आपको कहानी भी ऐसी बनानी चाहिए जो यूनिवर्सल हो और वो अपील रखती हो। तो वो अगेन सास बहू वाला फॉर्मूला थोड़ा सा हमें छोड़ना पड़ेगा पीछे, और हमें देखना पड़ेगा कि यूनिवर्सली इस वक्त जो जनरेशन ग्रो कर रही है, जो मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस किस्म के मैसेजेस के साथ वो रेजोनेट करेंगे। क्या सास बहू को छोड़ नहीं दिया हमने खासी हद तक? कहीं कहीं छोड़ भी दिया है, कहीं कहीं हम अभी भी उसकी झलक नजर आ जाती है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, देखिए सास बहू के ट्रोप के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हर घर की कहानी। और मैं अगेन साउथ कोरियन ड्रामों की मिसाल दूंगा, उस ड्रामे में भी हर जनरेशन में सास जो है वो बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। वो जो है वो गुस्से में आकर बहू को थप्पड़ भी मार देती है एक सीन में। तो कहानी जो है सास बहू की हो, मियाँ बीवी की हो, बाप बेटे की हो, होती पूरी दुनिया में एक ही है। जैसे मैंने कहा, वेस्ट में भी फैमिली का यूनिट जो है वो उसी तरह ही इवॉल्व होता है, कहानी वैसे ही चलती है। तो ये सब रियलिटीज हैं हमारी जिंदगी की, हम सब जो है वो इन डोमेस्टिक इश्यूज के साथ ग्लोबल पर्सपेक्टिव सामने जरूर रखना है कि लोग क्या एक्सेप्ट। अच्छा, अब मैं देख रही थी आप नेटफ्लिक्स पे
काफ़ी सारी जो हम देख रहे हैं मूवीज़ उस पे बनी हुई हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। जी अब वो उन्होंने इसको एक कैसा रुख दिया है कि फ्लड आ गया है, द ग्रेट फ्लड, वो बिल्कुल, देखी होगी, बिल्कुल। इतने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है कि आप सोचते भी हैं और आप जो है वो हुक हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा मैं देख रही थी दे कोर, हाँ। कोर जो है हाँ। वो इतना अच्छा तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है कि कैसे वो जमीन की कोर में जाते हैं एंड देन वहां पे जाके उन्होंने जो करना होता है किस तरह ओवरऑल सर्वाइव करना है, किस तरह सर्वाइव करना है वो अर्थ को बचाने के लिए एंड ऑल दैट। बिल्कुल। तो वो देखिए ये फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से चीजें उन्होंने अभी से दिखा दी कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे साथ ये हो सकता है, और साथ में बहुत अच्छे तरीके, तो वो सब्जेक्ट बेस्ड काम हो रहा है। और अब ये देखिए जो क्लाइमेट का इशू है ये तो ग्लोबल इशू है ना, बिल्कुल। अब इस तरह के इश्यूज के साथ सारे लोग कनेक्ट कर रहे होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, डिस्टोपियन मैंने बिल्कुल प्लॉट्स की बात की थी कि जी आप दुनिया में दिखाते हैं कि ऐसा फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, वहाँ पे एक इशू लेते हैं क्लाइमेट चेंज की। आपने बात की, बिल्कुल दुरुस्त है। आप उठाइए पहाड़ों से एक फैमिली को जो कि क्लाइमेट चेंज से बहुत रियल तरीके से इम्पैक्ट हो रही है, और फिर आप दिखाइए इसका एक पैरेलल जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल के ऊपर, और फिर उसके बीच में और बहुत सी कहानियां निकलती आएंगी उसमें चीजें, एंड यू विल हैव अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट क्लाइमेट चेंज। और वो अगेन यू नो आपके पास इतना बड़ा स्पेक्ट्रम होगा कि उसके अंदर आप सब ऑडियंस को अपने साथ जोड़ सकते हैं। मेरे ख्याल में कहानियों में अब रोमांस से दो लोगों के, दो कैरेक्टर्स के आपस में जो रिश्ते हैं उनसे निकल के थोड़े से जो है हमें कलेक्टिव इश्यूज के ऊपर भी बात करने की जरूरत है। थोड़ा रियलिस्टिक रियलिस्टिक भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत मतलब वो जरूरी है। ठीक है, रोमांस अपनी जगह है, हाँ वो है, लेकिन बैकग्राउंड में चल रहा है, वो एक conversations। थीम चल रही है। रोमांस जाहिर है, रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन साथ साथ आपने कोई एक वाइडर इशू को भी एड्रेस करना है, क्योंकि उसकी वजह से ही ऑडियंस आपके साथ जुड़ेगी, और वो ऑडियंस जो कि इंटरनेशनल लेवल के कंटेंट के साथ एक्सपोज्ड भी है। जाहिर है कि अब अगर आप OTT पे जाएंगे तो सिर्फ ड्रामा ऑडियंस नहीं होगी आपके पास वो लोग होंगे जो एक सीजन को, एक फिल्म को देखने के आदी हैं, जो कि जानते हैं कि जी मैं वीकेंड पे बिंज वॉच करके 8 एपिसोड्स एक साथ देख सकता हूं, तो मैं पूरे हफ्ते इंतजार नहीं करने वाला कि जी वो एक एपिसोड आएगा फिर दूसरा एपिसोड आएगा। मेरे पास जो है 8 या 10 एपिसोड की जो भी सीरीज है वो एक ही दफा अपलोड हो जाएगी और मैंने देखनी है। सही बात तो है। ये सारी चीजें जो है ना, मैकेनिक्स ऑफ OTT, ये भी समझने की जरूरत होगी, तो हमें तैयार होना चाहिए एज कंटेंट क्रिएटर्स। गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी इंशाल्लाह, बाकी सबको भी तैयार होना है, एज अ बाकी राइटर, सबको एज अ तैयार। डायरेक्टर, एज एन बिल्कुल, एक्टर एंड एवरीथिंग। बिल्कुल। अच्छा, एक छोटा सी मौजूद से हम थोड़ा सा हट जाएंगे गालिबन। एक्टर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं या एक्टर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? ये मैंने सवाल इसलिए भी किया क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब हम किसी प्रोड्यूसर से बात करते हैं या डायरेक्टर से बात करते हैं या जनरली इस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमें एक ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है टुवर्ड्स स्पेशली सीनियर एक्टर्स को लेकर या जो भी इस वक्त ट्रेंडिंग एक्टर्स होते हैं। एक्टर से बात करो, वो कहते हैं जी हम तो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, हमें तो जब हम प्रोजेक्ट साइन करते हैं तभी कह दिया जाता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स या यूट्यूब से आने वाली अर्निंग का आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिससे आपने खुद का वो वहाँ पे तो टिकट चल रहा है और व्यूज आ रहे हैं और अर्निंग भी आ रही है। किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप खड़े हुए हैं? देखिए जी, मैं पर्सनली समझता हूं कि बिल्कुल रॉयल्टीज जो हैं वो होनी चाहिए, या एक्टर्स को आप वन ऑफ भी अगर कॉम्पनसेट करें तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से करें कि ये एक्टर्स आपको बाद में भी व्यूज भी दिलाएंगे और आपके लिए रेवेन्यू भी इकट्ठा करते रहेंगे। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो है हमारे यहाँ जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ये आई थिंक जो है एक अहम चीज है जिसके ऊपर सोचने की जरूरत है, और एक्टर्स को भी और कंटेंट क्रिएटर्स को भी ये सोच लेना चाहिए, चैनल्स को, कि आप अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएं, टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल वाजे होनी चाहिए। जो भी आपकी टर्म्स है आप बता दीजिए, एक्टर को सूट करेगा वो काम करेगा, चैनल को सूट करेगा वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो किसी और को देख लें, कोई और ऑप्शन देख लीजिए। ना हारून यहाँ पे कि हमें अब जो एक्सप्लॉइटेशन की जहाँ पे बात है वो ये कि आपको पता है कि आपने काम तो करना ही करना है ना, बिल्कुल इन एनी केस आपने करना ही करना है काम, तो वो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट पर या फिर आप मजबूरी में आप साइन करते ही है ना कि आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको तो सबको मिलकर इस चीज को एड्रेस करना है ना। और मैं वही कह रहा हूं कि ये की स्टैंडर्ड्स हमें सेट करने पड़ेंगे इंडस्ट्री में। मैं ग्लोबली भी काम कर चुका हूं, मैंने 1-2 इंटरनेशनल चैनल्स के साथ, BBC जैसे चैनल के साथ जब काम किया, आप यकीन कीजिए कि कोई मेरा ख्याल में 500 सफ़ों का एक थद्दा था जो उन्होंने मुझे भेजा, और उन्होंने कहा जी आपने इसमें एक एक सीन को एक्सप्लेन करना है, बताना है, कहीं कोई माजूरी अगर आपने स्क्रीन पर दिखाई है वो आपने बतानी है, कहीं फ्लैश लाइट है तो वो आपने बतानी है, कहीं आपने एक कैमरा जब 3 सेकंड से ज्यादा किसी के ऊपर रुक गया है तो वो आपने बताना है। तो ये सारी चीजें तो अब जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे इंशाल्लाह
तो हमें भी इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा कि ये सब पेपर वर्क, ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स, ये एक्टर्स के साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो राइटर्स के साथ जो पेमेंट्स में डिलेज आते हैं, जिसके ऊपर अक्सर हमारे फनकार बात कर रहे होते हैं, ये सब चीज़ें हमने एड्रेस करनी बहुत ज़रूरी है। वक्त बहुत मुख्तसर था हारून, आपके साथ गुफ्तगू करते हुए हमें भी टाइम का पता नहीं चलता क्योंकि टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग होता है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। मैं रहूं स्ट्रॉन्ग, विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम के साथ। CAC 1000+। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़िर असरात की सूरत में इत्तला मुताल्लिका कंपनी और ड्राप को दें। हमने कहा रुक ही जाते हैं। बहुत अच्छा किया। भाभी, अब आपके हाथ की खास चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों नहीं, अभी ला दूं। थैंक यू। महीने का आखिर चल रहा है, जो देगा। क्यों नहीं, मेरी खास चाय के लिए सिर्फ एवरीडे, हर बार। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। फ्रॉम नेस्ले। मेरा लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। क्यों? यकीन नहीं आता तो खुद देख लें। दूसरे बार बहुत जल्दी घुल जाते हैं, जबकि मेरा लेमन मैक्स बार सबसे कम घुले, तभी तो सबसे ज्यादा चले। लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। अहमद बेटा, चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ? दांत में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ। फ्रॉम नेस्ले। हेलो। कहाँ हो तुम? अरे क्या बताऊं यार, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है यहाँ पे। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। अरे फिल्म तो तब शुरू होगी जब हीरो की एंट्री होगी। कैसी लगी हीरो की एंट्री? तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। अब चले। Get set. मैं रहूं स्ट्रॉन्ग, विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम के साथ। CAC 1000+। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़िर असरात की सूरत में इत्तला मुताल्लिका कंपनी और ड्राप को दें। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? वो टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिल्स, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने वाले हैं कि जिन्होंने मास्टर्स भी किए HR में और कॉर्पोरेट ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ को पिक किया जनरली जिसको हम समझ रहे होते हैं, और वो है घुड़सवारी और नेज़ाबाजी।
अच्छा, ये हमने ऑब्जर्व भी किया मैंने सबीन ने कि पिछले कोई 6-8 महीने में खवातीन ही आ रही हैं। खवातीन आ रही है। अच्छा, कहाँ से? गुजर खान से, जेलम से, मंदरा से, इस बेल्ट से हमें ज्यादा नजर आ रही है। मैं वाकई बता रही हूँ कि हम अगर इसकी बात करते हैं टेंट पैकिंग की, तो हमारे पास, आप रिकॉर्ड निकाल के देखें, हमारे पास, मुझे हार्डली याद है कि हमने किसी, अब लड़कियां आ रही हैं, किसी मर्द को इंटरव्यू किया है। हमने सारी खवातीन को इंटरव्यू किया, हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां, हमारी खवातीन, वो आगे बढ़ रही हैं और इस फील्ड में। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब इतना नॉर्मलाइज होता जा रहा है। ये ना मर्दों की जगह ही ना रहे वहाँ पे, ना ही रहे वैसे। जस्ट किडिंग, वी बिलीव इन इक्वालिटी। 3.5 साल से माशाल्लाह घुड़सवारी कर रही है। पिछले 1.5 साल से उन्होंने जो ये टेंट पैकिंग है, नेज़ाबाजी है, इसके 10 से ज़ायद मुकाबलों में पार्टिसिपेट किया है। इसके साथ साथ बिनते ज़हरा लेडीज टेंट पैकिंग क्लब ऑफ पाकिस्तान की कैप्टन भी हैं। लेट्स वेलकम अनम शकूर साहिबा, जो कि गुजर खान से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फैमिली में शौक था, घोड़े पाले हुए थे, देख के शौक डेवलप हो गया, क्या हुआ? फैमिली में तो मेरी किसी को भी शौक नहीं है, दूर दूर तक घुड़सवारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको कैसे डेवलप हुआ? मुझे, मेरी नीस है दुआ फातिमा, उसको था कि मैं, वो उससे घोड़े देखे, उसको अच्छे लगे, उसने कहा आई वांट टू ट्राई राइडिंग। उसको हमने राइडिंग स्टार्ट कराई, तो उसे देख देख के मुझे भी इंस्पिरेशन हुई। वो मेरी पहली इंस्पिरेशन है घुड़सवारी की। देन मैंने घोड़ों के साथ वक्त गुजारना शुरू किया, तो ये मेरा पैशन बन गया। फिर मेरी मुलाकात मेरे उस्ताद चौधरी नज़ाकत हुसैन से हुई, तो उन्होंने मुझे बाकायदा घोड़सवारी भी सिखाई और नेज़ाबाजी भी सिखाई। तो इस तरह से मेरा घोड़सवारी के जो है उसका जो है आगाज हुआ। अम्मी ने कह दिया जाओ? अम्मी ने शुरू में तो बड़ा वो किया, क्योंकि लड़कियां इतनी, आपको पता है, इसमें थी नहीं फील्ड में। पहले तो बड़ा उन्होंने कहा कि क्या करोगी घोड़सवारी, खानदान में कभी किसी ने नहीं की। बट उसके बाद उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जितना मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया है शायद ही किसी ने किया हो। ये तो वैसे बड़ी अच्छी बात है और बड़ी नॉर्मली होता है कि अम्मी को मनाना पड़ता है, क्योंकि वो डर लगता है ना, गिर ना जाए, लग ना जाए। वैसे कितनी मरतबा चोटें लग चुकी हैं? बहुत दफा। जो घोड़े को भी, उनको मुझे भी लग पूछ नहीं चुकी सकते है, तो उनसे पूछ लेते हैं फिलहाल। बहुत दफा लग चुकी है, और ये पार्ट है। हमें ये सिखाया जाता है कि अगर आप गिरेंगे नहीं तो आपको सवारी नहीं आएगी कभी भी। नहीं, लेकिन कोई सीरियस इंजरी, जिस तरह जब भी हम किसी घुड़सवार से बात करते हैं तो वो फ्रैक्चर की जरूर बात करते हैं कि जी बाजू फ्रैक्चर हो गया, टांग फ्रैक्चर हो गई। अभी रिसेंटली जो है ना, लास्ट मंथ में मैं अपने इवेंट से 1 हफ्ता पहले गिरी हूँ घोड़े से, और मुझे खैर हाथ पे भी चोट आई थी, और मेरी रिब में हुआ था हेयर लाइन फ्रैक्चर, जो कि मैंने घर पे किसी को नहीं बताया, अपने उस्ताद को भी नहीं बताया, क्योंकि मेरा 1 हफ्ते बाद इवेंट था एंड आई वांटेड टू पार्टिसिपेट। मुझे पता था अगर मैंने बता दिया तो दे विल से कि नहीं करना। सो वो मैंने चुप करके वो किया, उसमें मैंने रिब केज की बेल्ट लगा के एंड आई परफॉर्म्ड अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल। चलिए, ये तो चैलेंजेस हैं साथ, लेकिन हम जरा दिखाते भी हैं, हमारे पास आपका काम भी है, साथ साथ हम जरा गुफ्तगू भी करते हैं कि किस तरह से आप प्रोफेशनली जो है वो घुड़सवारी करती हैं। ये सब हम देख भी ना, और ये आज़रा प्रैक्टिस भी है इसमें, आगे चल के शायद कुछ हम इवेंट की वीडियोस भी दिखा सकेंगे। वाओ, व्हाट अ स्टाइल, आई मस्ट से दैट। अच्छा, देख के इतना अच्छा लगता है ना, जिस तरह से माशाल्लाह आप कर रही हैं। अच्छा अनम, ये जो रिब केज की आपने बात की ना, बिकॉज हमने ये देखा है कि उसके साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल था किसी इंजरी के साथ। इवेंट में जब पार्टिसिपेट कर लिया, एक तो परफॉर्मेंस आपकी वो जरूर बताएगा, दूसरा है कि उसके बाद बता दिया फिर घर वालों को कि अच्छा आई परफॉर्म्ड विद हेयर लाइन फ्रैक्चर। आई थिंक उन्हें आज पता लगेगा। आज लग पता जाने पर आपको भी। मुझे भी लग पता जाना है। बिल्कुल, मैंने नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद मेरी जो है ना राइडिंग में काफ़ी गैप आ जाते थे। बट आई बिलीव कि अगर आपके अंदर जज्बा है, पैशन है, तो आप किसी भी चीज़ को कर सकते हो। फिर कोई इंजरी, कोई चीज़ काम नहीं आती। अच्छा, फैमिली की सपोर्ट तो थी माशाल्लाह और है आपके साथ, लेकिन जब फील्ड में जाते हैं या आप जब ऐसी वीडियोस अपलोड करते हैं, कोई ऐसा कमेंट, कोई ऐसी बात जो आपके सामने आई, या एक्सटेंडेड फैमिली से किसी ने कॉल करके कहा आपकी अम्मी को या अब्बू को, ये देखे ना क्या कर रही है ना, लड़कों वाला काम कर रही है, जो हमें कमेंट्स आ जाते हैं ना, आए हैं इस तरह की कॉल्स भी मेरी अम्मी को आई है कि कभी किसी ने किया नहीं है तो आपने इसको क्यों इसमें डाल दिया। तो वहाँ पर मेरे भाई ने भी बड़ा सपोर्ट किया। मेरे भाई ने आगे से एक तरह से उन्हें कहा कि नहीं, मैं अपनी बहन के साथ हूँ, मुझे पता है उसका शौक है, सो शी कैन डू इट। वो मर्दों से कम नहीं है, वो कर सकती है। जबरदस्त। अच्छा, ये वाकई देखें ना, आपके, मैं बिलखुसूस कहूँगा भाई की सपोर्ट, वालिद की सपोर्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, और ये होनी चाहिए। नो मैटर किसी खेल को लेकर, किसी प्रोफेशन को लेकर जब लड़की करना चाह रही तो प्लीज़ सपोर्ट करें।
अच्छा अनम, जो आगाज़ होता है हॉर्स राइडिंग का, उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती हैं। जिस तरह आपने गिरने की बात की, द अदर डे वी वर इंटरव्यूइंग समवन, तो उसने कहा कि अगर आप घोड़े से गिर जाएं किसी वजह से, तो बजाय इसके आप घबरा जाएं, आपने दोबारा उसी कॉन्फिडेंस के साथ उस पर बैठना है, ताकि एक मैसेज जाए घोड़े को कि यू नो करना है ये। सो क्या वाकई ये ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप उस वक्त घोड़े से गिर के आप उस पर दोबारा नहीं बैठेंगे, घोड़े को पता लग जाएगा कि ये शख्स मुझसे डर गया है और वो आपको दोबारा कभी सवार नहीं होने देगा अपने ऊपर। सो इट्स बेटर कि आप उसके ऊपर उसी वक्त सवार हों। घोड़े को पता लग जाता है कि नहीं, एक चीज हुई, हो गया, बस ठीक है, मूव ऑन करना है। बंदे ने भी मूव ऑन करना है और हमने भी। मेरा जो अपना खुद का घोड़ा है, जो मेरा बहुत लाडला है, उससे जब मैं गिरी हूँ तो घोड़े बड़े हसास होते हैं, बहुत ज्यादा फील करते हैं। जब मैं गिरी हूँ तो मेरे हॉर्स के लिटरली आंख से ना आंसू निकलने शुरू हो गए थे कि मुझे चोट लग गई। ये वाला घोड़ा तो नहीं है? नहीं, ये वाला नहीं है। वो रिजाई गाजी है। बहुत ज्यादा मेरा लाडला है। दिन मैं उसके ऊपर बैठी हूँ सिर्फ गिरने के बाद दोबारा, इसलिए कि उसको फील ना हो कि मेरे मालिक को चोट लगी और मुझसे डर के साइड पे हो गया है। सो ये बड़ी चीजें होती हैं छोटी छोटी, जो हमें जो है टिप्स भी मिलती हैं, हमें बताया जाता है कि इन चीजों को फॉलो करो, आपका बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि घोड़े से दोस्ती कैसे की जाए? घोड़े की खिदमत करके, उसकी ग्रूमिंग, उसकी खुराक का ख्याल रखना। घोड़ा इज लाइक अ बेबी। तो आप जैसे आप बच्चे की केयर करते हो, आप घोड़े की केयर करो, आपका इतना जबरदस्त बॉन्ड बनेगा कि आपको यकीन नहीं आएगा। वाह वाह। अच्छा, वो जो आपने बात की ना अभी इससे पहले कि नीज को देख के शौक डेवलप, हम देखते हैं अपने आसपास बहुत से लोग, किसी न किसी को देखकर, हो सकता है आपकी पिक्चर देख के, वीडियो देख के भी बहुत सी लड़कियों को शौक डेवलप हो जाए। किन लोगों के लिए घुड़सवारी आपको लगता है कि ज़्यादा बेनिफिशियल होती है? जिस तरह मकसद कहते हैं नॉकिंग नीज हैं तो आप घुड़सवारी करें, वो सेटल हो जाता है, और किस तरह के इश्यूज हों तो आप घुड़सवारी से आप बेहतर होते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हॉर्स राइडिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। आप अगर शाइनेस फील करते हो या आपको समझ नहीं आ रहा कि मैंने आगे किस उसमें पैशन को लेकर चलना है अपने साथ, आप हॉर्स राइडिंग में आए। आप जब हॉर्स के साथ आपका बॉन्ड बनता है, घोड़ा आपको बहुत सारे लेसन्स देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लेसन्स देता है, करेज के लेसन्स देता है, आपका डर अंदर से निकाल देता है। बिल्कुल। तो जिन लोगों को ये सारे प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, पब्लिक में आने से डरते हैं, उनको भी घोड़सवारी करनी चाहिए। उनके लिए बड़ा जरूरी है। क्या एक महंगा शौक है ये? बिल्कुल। काफी महंगा शौक है, मतलब बट शौक का कोई मोल नहीं है। आपके अब्बा की जेब पे भारी है या आपकी अपनी जेब पे भारी है? मेरे अब्बा की जेब पे भी भारी था, मगर मैं जिस तरह खुद जॉब करती हूँ तो आई फेल कि नहीं, मुझे ये मेरा शौक है तो मुझे इसको खुद जो है कंटिन्यू करना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, आपका अगर शौक है तो आपने उसको किस तरीके से लेके चलना है, ये फिर आपके ऊपर होनी चाहिए उसकी जिम्मेदारी भी, कि आपने अर्न करना है उस लिहाज से। और फिर देखिए, जब आप अपना अर्न किया हुआ पैसा लगाते हैं ना, इट्स वेरी नेचुरल कि वो जब हम मार्केट जाते हैं ना, तो पहले जगह थे बचपन में जाते थे अब्बा के साथ, तो अब्बा के पैसों से बगैर सोचे समझे ले लेते थे चीज़। अब जब ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, अपना पैसा देना पड़ता है, तो हर चीज़ के इंग्रेडिएंट देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं, फिर उसके बाद नाप तोल की चीज़ लेते हैं। सो उस चीज़ की कदर बहुत ज़्यादा रहती है। बिल्कुल ऐसा ही उस लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम इसे जिस तरह से पहले भी हम बात करते हैं कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा आ रही हैं अब इस फील्ड में। हम जिस तरह इंटरव्यू करते हैं तो बहुत सारी ख़वातीन हैं जो अब इस तरफ आ रही हैं। आपके इलाके में भी क्या ये इतना ही आम है या सिर्फ आप ही हैं जो कि इसको कंटिन्यू करी हैं? नहीं, जैसा आपने कहा ना, बहुत सारी ख़वातीन आ रही हैं। तो हमारे बिनते ज़ारा क्लब से काफ़ी सारी लड़कियां ट्रेन होके गई हैं, जिसमें तस्कीन खालिद भी हैं, नवीरा ज़ैनब हैं, मिसेस सरिश सादिक हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं आ रहा, कोई आपको चीज़ रोक नहीं रही। अगर आप मदर भी हैं, वाइफ हैं, आप जॉब करते हैं, सारे लोग इसमें लड़कियां आ रही हैं। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मेन, बिकॉज मैंने ये फील किया है, जितने भी इवेंट्स मैंने किए, हमें बहुत ज़्यादा मर्दों से हौसला अफजाई मिली है। हमें कभी किसी ने फील नहीं होने दिया कि यार लेडी राइडर आई है तो बस नहीं, ये आएगी दौड़ के चली जाएगी, इसने कुछ नहीं करना। हमें प्रॉपरली उन्होंने बताया कि नहीं, घोड़सवारी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आजकल जिक्र नहीं होता, वो है कि आजकल सिर्फ होता है कि किला उठाया आपने नेज़ाबाजी में एंड आप सवार बन गए। नहीं, हमें जो ट्रेनिंग मिली है और जो हमें मर्दों से भी देखने को मिलता है कि वो घोड़े को स्टार्ट पर लाते कैसे हैं, घोड़े का जो है उसको पट्टी कैसी देते हैं, फिर किला मारने का अंदाज अपना अपना होता है हर एक का, फिर उसको रोकना किस तरह, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं।
सो इस चीज़ का जिक्र मैं चाहती हूँ कि आगे भी लड़कियों में भी हो शौक, लड़कियों का जितनी ज़्यादा उनको ट्रेनिंग मिलेगी, जितनी ज़्यादा हौसला अफजाई मिलेगी, लड़कियाँ उतनी अच्छी होती जाएंगी। और लड़कियाँ आ रही हैं, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। आपके इस क्लब में कितनी लड़कियाँ हैं? हमारे क्लब में तकरीबन अब 10 लड़कियाँ हैं। ओके, छोटी बच्चियाँ भी आ रही हैं इसमें? छोटी बच्चियाँ भी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा शौक से आ रही हैं। अभी तो वो खैर टेंट पेगिंग की तरफ नहीं आ रही, राइडिंग की तरफ आ रही हैं। पहला स्टेप तो हॉर्स राइडिंग है। हॉर्स राइडिंग है, हाँ। बिल्कुल। और ऐसे हम देखते हैं कि अब तो बहुत क्लब, स्पेशली समर ब्रेक में हम देखते हैं कि बच्चों को ट्रेन किया जा रहा होता है हॉर्स राइडिंग को लेकर। और जब ट्रेन करते हैं नेचुरली पे शौक डेवलप होता है, फिर आप एक और लेवल पे जाते हैं। क्या इवेंट्स पे उस अंदाज से हो रहे होते हैं? और थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जब हम किसी भी खेल की बात करते हैं, हम कहते हैं अच्छा इवेंट्स होते हैं, उसमें आपकी रैंकिंग डेवलप हो रही होती है, आप आहिस्ता आहिस्ता रैंकिंग में ऊपर जा रहे होते हैं। सो टेंट पैगिंग में क्या होता है? किस तरह के इवेंट्स हैं जिसमें पार्टिसिपेट करने से आपकी रैंकिंग ऊपर जाती है? सो टेंट पैगिंग में इवेंट्स तो हर रोज हो रहे होते हैं। हर देयर इज अ रोज? सीजन। सो सर्दियों का सीजन आपका स्टार्ट होता है तकरीबन अक्टूबर से लेके जनवरी फरवरी तक जो है आपका सीजन ऑन रहता है, जिसमें टेंट पैगिंग इवेंट्स होते हैं। और तकरीबन पंजाब में तो हर रोज, इवन ऐसे दिन आए हैं कि एक दिन में 2-2 3-3 मेले हो रहे होते हैं। ओके, अच्छा आपको सॉरी टू इंटरप्ट, अभी ये ज्यादा हुआ है इवेंट्स को लेकर? बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जिस तरह बढ़ रही है, फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिल रही है। आपने देखा है मरियम नवाज साहिबा ने भी बिल्कुल एक इवेंट करवाया लाहौर में, बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ा माशाल्लाह से इवेंट करवाया। सो इससे जो अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, तो लोग और ज़्यादा इसमें आ भी रहे हैं, इवेंट्स भी हो रहे हैं। फिर गर्मियों का सीज़न अभी ऑफ सीज़न चल रहा है हमारा। Okay. समर ब्रेक्स बच्चों की तरह घोड़ों की भी समर ब्रेक्स होती है। इस सीजन में हम लोग घोड़ों को नहीं लगाते, काठियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाते। फिर स्टार्ट होगा ये अभी अगस्त में जाके हमारा सीजन स्टार्ट होगा। सो इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर देयर इज एन इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन, EFP जिसको हम कहते हैं, इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसके इवेंट्स आर ऑन अ हायर लेवल। सो पहले आपके लोकल लेवल के आप मेले कर रहे होते हो, फिर जब आप अच्छा आपको लगता है कि आप परफॉर्म कर रहे हो, अब जैसा हम लोगों का जो क्लब है, वी आर नाउ EFP रजिस्टर्ड। सो अब हम EFP के मेले करेंगे जो कि नेशनल लेवल पे खेले जाते हैं। सो उसके बाद आपका लेवल आता है इंटरनेशनल पे। जब आप नेशनल में क्वालिफाई हो जाओ, देयर आर क्वालिफायर राउंड्स, क्वालिफायर राउंड्स करते हो तो फिर आप इंटरनेशनल के लिए जाते हो। ज़बरदस्त। अब आप प्रोफेशनली क्या करती हैं? आपकी एजुकेशनल, आपका बैकग्राउंड क्या? थोड़ा सा हमें ज़रा अपने बारे में बताएं, क्योंकि प्रोफेशन के साथ साथ आप जब किसी भी पैशन को लेकर चल रहे होते हैं साथ, तो इट्स ऑलवेज वेरी चैलेंजिंग, जो हम अमूमन देखते हैं। बिल्कुल। बेसिकली आई वर्क एज अ मैनेजर ऑपरेशंस विद अ ग्लोबल माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क। माशाल्लाह। सो मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी काफ़ी बिजी रहती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी फैमिली, मेरे उस्ताद के साथ साथ मेरे कॉलीग्स और मेरे सुपरवाइजर की भी बड़ी सपोर्ट है। ब्रेक दे देते हैं आपको जब इवेंट आता है? बिल्कुल वो दे देते हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो उसमें जो है मुझे काफ़ी सपोर्ट हासिल होती है। आई बिलीव कि टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस योर प्रोफेशनल एंड योर पैशन। और जब आपने कोई चीज करनी होती है, आप टाइम मैनेज कर लेते हैं। जब नहीं करनी होती तो इंसान के अंदर हाँ टाइम ही नहीं मिलता, जिम नहीं टाइम ही कोई नहीं मेरे पास जाने का, ये बहाने मारे होते हैं। और असल में दिल का मसला, असल दिल का मसला। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, आपके पास कितने घोड़े हैं? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 घोड़े हैं अपने। रिज़ाई गाजी जो कि मेरा बहुत लाडला है, शहजादा, सिकंदर एंड मुर्तजिस। बड़े प्यारे प्यारे नाम। अच्छा, घोड़ों के नाम की भी पूरी साइंस होती है ना? बिल्कुल। उसको देखते हुए, उसकी ब्रीड को देखते हुए, कलर को देखते हुए, मिजाज को देखते हुए समटाइम्स आप नाम रख रहे होते हैं। तो आपने एक तो कहा ना जी वो आपका लाडला घोड़ा है, तो इसमें कोई ऐसा घोड़ा जो कि एग्रेसिव घोड़ा हो? इसमें सिकंदर जो है वो थोड़ा एग्रेसिव है बाकी सबसे, बाकी तीनों जरा काम नेचर के हैं, बट सिकंदर थोड़ा सा एग्रेसिव है। ओके, सो यू हैव टीम, या आप सारा कुछ खुद मैनेज करती हैं? जो आपने ना बॉन्ड्स डेवलप करने के लिए आपको बच्चे की तरह ख्याल रखना पड़ता है, तो जो ख्याल रखने माँ बन के वो आप खुद ही रख रही हैं या यू हैव द टीम? नहीं, आई हैव द सपोर्ट ऑफ माई उस्ताद। Okay. उनके पास मेरे घोड़े खड़े हुए हैं, उनके फार्म पर हैं। Okay. सो वहाँ पर प्रॉपर उनके लिए बंदे हायर हुए हुए हैं जो उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। फिर मेरे उस्ताद उनको बाकायदा जैसा मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं टेंट पैगिंग की, इसी तरह घोड़ों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब चूंकि देखिए महंगा शौक है, महंगा खेल है ये, किसी ने अगर स्टार्ट करना है और वो अपना घोड़ा खरीदना चाहता है और पूरा एक उसे चाहिए वो सेटअप जिसमें उससे रखना, बिकॉज ज़रा अगर शहर में रहते हैं तो यू डोंट हैव दैट फैसिलिटी, आपको कहीं रखना पड़ेगा फार्म पे, सम हाउ किसी तरह मैनेज करना पड़ेगा। कितना खर्चा आता है एक एवरेज प्राइस घोड़े की से लेके उसकी जो मेंटेनेंस चार्जेस है पर मंथ? अगर आप एक एवरेज घोड़ा लें, लाइक बहुत अच्छा जिसे नस्ली घोड़ा हम कहते हैं, बहुत ट्रेंड घोड़ा ना लें, एवरेज घोड़ा लें और इसका खर्चा आप करें
तो मंथली आपका 70 to 80,000 लग जाता है फिर भी। ये उस घोड़े की प्राइस के अलावा है? ये उस घोड़े की प्राइस के अलावा है। सो एवरेज घोड़ा स्टार्ट्स विद द प्राइस ऑफ 200,000 और जितना आप वो गुड़ डालोगे उतना मीठा मिलेगा। वाह जी वाह, क्या बात है। अब जो आपको देख के लड़कियां इंस्पायर हुई हैं, फैमिली में भी है कोई ऐसी जिसने आपको देख के कहा कि अब मैंने करना है, चूंकि आप ही कर रही हैं? बिल्कुल, मेरी फैमिली में भी हैं। इनफैक्ट मेरी नीस की जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रही हैं। उनकी मदर्स मुझे कॉल करती हैं कि तुम्हें देख के बहुत खुशी होती है, हमें भी सिखाओ ये। सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोग आ रहे हैं और इस तरह से मुझे कॉल्स करके कहते हैं कि तुम्हें देख के बहुत खुशी होती है, हम भी आना चाहते हैं इसमें। वाओ, कोई ऐसा इवेंट जो आपने यहाँ सेट किया हो कि मुझे इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने दिस ईयर और मैं उसमें अच्छा परफॉर्म करना चाहती हूँ? देयर इज एन इवेंट कमिंग अप टोबा टेक सिंह में, जो कि काफ़ी हाई लेवल इवेंट हो रहा है। उसमें मैंने पार्टिसिपेट करना है और उसमें लड़कियों का उन्होंने अलहदा इवेंट किया है। लड़कों का वैसे तो एक जेनेरिक एक इवेंट होता है जिसमें लड़कियां भी पार्टिसिपेट करी हैं, बट इन्होंने लड़कियों के लिए अलहदा से कॉम्पिटिशन रखा है जिसमें सारी लड़कियां आपस में कम्पीट करेंगी। सो मेरा टारगेट है कि आई हैव टू विन दैट। यानी उसमें नंबर 1 आना चाहती हैं? इंशाल्लाह। अच्छा, ये दोनों तरह से इवेंट्स हैं, मिक्स वाले इवेंट्स भी होते हैं? मिक्स वाले इवेंट्स, यानी वहाँ पे फिर डिपेंड नहीं करता जेंडर क्या है, इवेंट है, कम्पीट करना है आपने, आपकी जो अपना स्किल है, जो आपका अपना एक्सपीरियंस है, आपने वहाँ पे वो शोकेस करना होता है। सो जो आपने इससे पहले एक बात की ना, वो जो नेज़ा उठाने का एक स्टाइल सबका होता है, उसे नीचे लेकर हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी, उनका बड़ा एक मज़े का स्टाइल हमें नजर आ रहा होता है। जब पिक्चर्स आती हैं सामने तो वी जस्ट लव इट। सो वो आपका अपना कोई यूनिक स्टाइल है? कोई घुमाती तो नहीं है उसको नेज़े को उठा के? नहीं, मैं घुमाती नहीं हूँ। हमें ये बताया गया है कि जो डबल आप घुमाते हो ना, वो फाउल कहलाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिहाज से। और ये स्टाइल के चक्कर में घुमाते हैं ना 2 दफा? वो काफी सारे लोग 2-2 दफा या इस तरह सामने लेकर आ जाएंगे। बिल्कुल, वो अपने उनके स्टाइल्स होते हैं, बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अगर आप फॉलो करें, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो है कि हमने इंटरनेशनल टेंट पेगिंग में जाना है इंशाल्लाह। सो उसमें हमें कहा जाता है कि आपने जब पेग उठाया है तो बस आपने यहाँ पे अपने हाथ पे रख देना है नेज़े को, आपने उसको घुमाना नहीं है। ये तो वीडियोस के लिए होता है ना, सोशल मीडिया पे जो हम देख रहे हैं, आजकल में वीडियोस के लिए होता है कि प्रैक्टिस हो जाती है ना उनकी उस स्टाइल के साथ। मतलब अच्छा भी लग रहा हो ओवरऑल, इतनी क्योंकि मेहनत का काम है, जो जिस तरह फ्लेक्स करना है। नहीं, लेकिन इंटरनेशनली फाउल होता है तो आप प्रैक्टिस वही करें अगर आपने जाना है उस लेवल पे तो। लेकिन वो जैसी नेज़ा उठाते हैं उसका फौरन से बड़े स्टाइल से ना उसको अपना हाथ ऊपर लेके जाते हैं समहाउ। वो तो अलाउड है ना? वो अलाउड है। डबल वैसे घुमाना बहुत मुश्किल काम है। सो जो घुमाते हैं, सैल्यूट टू देम। वीडियोस के लिए घुमाते हैं, ठीक है, घुमाएं आपकी मर्जी से। तो वो देखिए, वो जिस कंपटीशन में जाएंगे वो रूल्स तो ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। नहीं करोगे तो फाउल हो जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच, इट्स ग्रेट टू हैव यू। माशाल्लाह, जिस तरीके से आपने इसमें नाम अपना बनाना शुरू किया और इस तरह से बहुत सी और लड़कियां आ रही हैं, इसमें वी सो ग्लैड कि अपने शौक पूरे कर रही हैं। अब उन्हें ये नहीं महसूस करवाया जाता कि इट्स नॉट योर स्पेस, इट इज़ योर स्पेस, इट्स एवरीवन्स स्पेस। जो भी यहाँ पर आकर परफॉर्म करना चाहता है। आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।